नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सियासी उबाल है और ये सियासी उबाल अब ईडी की कार्रवाई को लेकर भी हो गया। आज राज्य में टीएमसी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन करने की वजह यह है कि ईडी आज सुबह सुबह छापा मारने के लिए प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। प्रतीक जैन जो कि टीएमसी में आईटी सेल हेड है और आईपैक कंपनी के भी डायरेक्टर है। बंगाल में सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है। इसकी वजह से ईडी की छापेमारी 8 जनवरी को ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता के पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी रेड पड़ी। ये रेड कोयला घोटाले के मामले में की गई। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छापे की जगह पर पहुंच गई। उन्होंने इस छापेमारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंटेशन चुराने के आरोप लगाए। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी काफिले की गाड़ी में उन्होंने रख दिया। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन फाइलों के अंदर ऐसा क्या था जिसे छिपाया जा रहा था। इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसको बचाने के लिए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री प्राइवेट फर्म पर पहुंच गई। प्रतीक जैन के घर पर पहुंची, ईडी की कार्रवाई में उन्होंने दखलंदाजी। और अब सवाल यही उठ रहा है कि ऐसा क्या था इन फाइलों में कि ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई से बखला गई। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सीखते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो आप जीरो में आ जाएगा। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी कह रही हैं क्या ईडी अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क कैंडिडेट लिस्ट इकट्ठा करना है? अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा? एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाकर सभी वोटर्स के नाम हटा रही हैं, चुनाव की वजह से वो मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। तो ममता बनर्जी ने एक तरफ ईडी पर ये आरोप लगाया, दूसरी तरफ साथ ही साथ बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। तो ये देखिए ममता बनर्जी क्या कुछ करेंगे। The party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. ममता बनर्जी को आपने सुना, लेकिन अब इस पर किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जांच चल रही है। मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों की जांच में रुकावट डालने की आदत है। बोलबो ना, आमी इन्वेस्टिगेशन एवं ईडीर पार्टे ढुकबो ना, सॉरी। आमी मुख्यमंत्री जावा सीपी जावाटाके मने करी अनैतिक असांविधानिक केंद्रीय संस्थार तदन्ते सरासरि बाधा दान मुख्यमंत्री एर आगेও করেছেন। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना और इसके बाद जो इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है, इस सियासी हलचल पर ही आज हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई में दखलंदाजी दे रही है या ये सवाल कि चुनाव से पहले ही ईडी क्यों ये रेड मारने के लिए पहुंच जाती है अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। ये सभी सवाल रखेंगे, लेकिन उससे एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है ईडी और ममता की लड़ाई अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में ईडी की याचिका, ममता सरकार पर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप ईडी टीम लगा रही है। प्रतीक जैन के घर दफ्तर पर छापेमारी का ये पूरा मामला और कोलकाता हाईकोर्ट में अब ईडी ने याचिका दायर की है। ईडी की याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, पूरे दिन ये हो हल्ला हुआ। अभी तक यही देखा जा रहा था कि इस पूरे मामले में ईडी का क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन अब इस बौखलाहट के बाद ईडी जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। अब ईडी इस पूरे मामले में याचिका दायर करते हुए उसने
कहा है कि हमारे काम में दखल अंदाजी हुई है। तो दखल अंदाजी काम में की गई है और इसी को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ अब एक याचिका दायर की गई है कोलकाता हाईकोर्ट में और इस याचिका के आधार पर कल सुनवाई हो सकती है। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी ने याचिका दायर की है। अब ईडी जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है इस बवाल के बाद। इसके पीछे ये भी देखिए, समझिए कि पश्चिम बंगाल में जब भी ईडी कार्रवाई करने पहुंचती है उस पर हमला हो जाता है। अब आज सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के काम में दखलंदाजी करने के लिए पहुंच गई, बाधा डाला है, काम अधूरा रह गया, इसीलिए ईडी अब हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करने के साथ ही साथ ईडी और सीबीआई दोनों को घेरते हुए ये टीएमसी के कार्यकर्ता, जिस तरह से ईडी आज कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करने के लिए पहुंची थी, अब सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ये प्रदर्शन आपने देखा किस तरह से सड़कों पर किया जा रहा है। ईडी का एक्शन, ममता परेशान क्यों हो गई हैं? गृह मंत्री के इशारे पर ईडी ने छापेमारी की, ये ममता बनर्जी कह रही हैं और गृह मंत्री को भी कटघरे में ममता बनर्जी ने ले लिया आज इस कार्रवाई को लेकर। जिस तरह से परेशान, हताश, ग्रीन फाइल लेकर वो बाहर निकली, मीडिया के सामने आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं बीजेपी ऑफिस पहुंचूं, उनके काम में अगर बाधा डालूं तो कैसा लगेगा। तो ये सभी आरोप जो है उन्होंने गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और चुनाव से पहले इस वक्त एक बार सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में तेज हो गया है। ये घमासान तो चल ही रहा था एसआईआर के मामले को लेकर, लेकिन अब ये देखिए एक और नया मामला आ गया। गृह मंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकते, पीएम नरेंद्र मोदी को सॉरी कहते हुए दिखाई दी ममता बनर्जी और कह रही है कि अगर मैं भी बीजेपी ऑफिस में रेड मारूं तो क्या होगा। देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए आज अपने संबोधन में मीडिया के सामने आई तो वो कह रही थी कि ये जो ईडी की कार्रवाई है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ईडी हमारी पार्टी के कागजात ले जा रही हैं। उन्होंने ये आरोप ईडी पर लगाया कि जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है, मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी ली जा रही है, इसीलिए वो ग्रीन फाइल ममता बनर्जी के हाथों में दिखाई दी और इसके साथ ही साथ फोन, हार्ड डिस्क ले जाए जाने की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही थी। ईडी हमारे उबारों की लिस्ट लेकर गई है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। एसआईआर से पहले ही ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, एसआईआर को लेकर विरोध कर रही थी। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर इस वक्त ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री को टारगेट किया गया, गृह मंत्री को लेकर भी सवाल उन्होंने दाग दिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी, और ये भी कहा कि ईडी की ये जो छापेमारी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा प्रतीक जैन हमारी पार्टी में इंचार्ज है और पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रतीक जैन जो कि टीएमसी के आईटी सेल हेड हैं, बीजेपी पैसे ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी बातें आपको बता रहे कि जो आज ममता बनर्जी ने कही हैं और मीडिया के सामने आकर ये बातें ममता बनर्जी ने कही हैं। और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि ये सब कुछ बीजेपी के शय पर किया जा रहा है। अब एक बार फिर से ईडी और सीबीआई को कटघरे में घेरने की कोशिश टीएमसी सरकार कर रही है। ये सब करके आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएगी, ये बीजेपी को कहा जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से चुनावों की वजह से जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। इस वक्त देखिए बहुत नजदीक है चुनाव, अब हम उस तरफ बढ़ गए हैं जब तारीखों का ऐलान होना है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी ने ये छापेमारी की है। तो आज सवाल ये कि ईडी की छापेमारी को बार बार क्यों कहा जाता है कि इन सब के पीछे बीजेपी है, इन सब के पीछे गृह मंत्री है। आज अपने पैनलिस्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी जिन स्टेट में होती है वहां पर बौखलाहट इतनी क्यों हो जाती है। ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जब भी ईडी पहुंची है, ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, उनकी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। और अब ऐसे में आज खुद सीएम, मतलब इतना बड़ा फेस आज राज्य का, और वो ईडी की कार्रवाई के बीच में पहुंचता है
और इसके बाद वो ग्रीन फाइल लेकर ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं प्रतीक जैन के घर से। तो ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ममता बनर्जी फाइल को लेकर, हार्ड डिस्क को लेकर बाहर निकली और बीजेपी पर कई तरह से आरोप उन्होंने लगाए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ शामिल है इस डिबेट में। राहुल आनंद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले सवाल मेरा ये, राम प्रकाश पांडे जी, आज क्या हुआ? ईडी पहुंची अपनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई, ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकली। देखिए, प्रतीक जैन हमारे जो है आईपैक की सुप्रीम है, वहां पर हमारी दल की इलेक्शन जो कि सामने है, और जिस तरह से अमित शाह जी कुछ दिन पहले आके हुंकार भर रहे थे, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार किया हुआ है और देखे हैं कि ये परास्त हो जाएंगे। इनको पता है 2021 में भी हुंकार भरते हुए इनको परास्त कर दिए हैं। तो ईडी का सहारा लेके ये हमारी स्ट्रेटेजी को खोजने आए हैं, ये खखालने आए हैं, हमारी तैयारी को देखने आए हैं, हमारी जो कैंडिडेट उनके लिस्टों को देखने आए हैं कि उनके ऊपर भी किस तरह से ये प्रशासनिक, जो केंद्र की प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई करके उन्हें डराएंगे कि वो नहीं हो पाए। तो इस चीज के लिए हम सामने आ गए, क्योंकि इनके पास जनहित में तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने काम कुछ किया नहीं है। हाँ। और ये मुंह की खा के जाएंगे और इनको दोबारा हरा के हम बोलेंगे और इस बार बुरी से बुरी तरह हराएंगे। लेकिन ईडी तो अब स्टेटमेंट भी आ चुका है ईडी का। ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये चुनाव को लेकर तो हुई नहीं थी, ये तो कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम बंगाल पहुंची थी। तो दुर्भाग्य तो यही है कि इलेक्शन सामने आने के बाद ही उस समय ईडी को ये कोयला घोटाला, इतने दिन को कोयला घोटाला याद नहीं है। दुर्भाग्य तो है कि जब इलेक्शन आता है तभी इनकी तत्परता नजर आती है। उससे पहले क्या सोए हुए थे क्या? अच्छा। उससे पहले उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है इन सब के पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी, सुरेश अरे अमित शाह है। क्यों अमित शाह बार बार यहां से बड़ी बोलन पोल के देते हैं। पिछली बार 21 में 200 पार का नारा दिए थे, 100 से नीचे रख दिए थे। इस बार भी आया बड़ी हुंकार, चाणक्य गिरी। तो पश्चिम बंगाल में इनकी चाणक्य गिरी चलती नहीं है। इनकी राजनीतिक कैरियर को ममता बनर्जी ने शून्य करने की जगह पर खड़ा कर दिया है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। राहुल जी, इन सब के पीछे ईडी की जो कार्रवाई हुई है, चुनाव से पहले ही ईडी क्यों छापा मारती है, और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो विषय है वो पश्चिम बंगाल का विषय जो है वो एक अस्मिता की लड़ाई का विषय है और एक सभ्यता बचाने का विषय है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर असामाजिक तत्वों का बोलबाला है वो आपसे छुपा नहीं है, और देश के सामने ये, नजरों के सामने ये नजारे देखने को मिल भी रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाती है तब भी टीएमसी क्यों खड़ी हो जाती है? क्या वो राष्ट्र से अलग है राज्य? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले, कहीं मैं आपको विषय बता दूं, 2021 को उठा लीजिए, 2025 उठा लीजिए, और इसके पहले भी विषय उठा लीजिए कि किस तरह से ममता दीदी जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उस समय वो खुद बैकफुट पे आकर फ्रंट फुट पे आकर खेलने लगती है। देखिए, ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये उचित नहीं है। और जिस तरह से ममता दीदी का रोल रहा है अपने राज्य के प्रति, वो कभी हमेशा संवेदनशील रहा है। अगर जब अवैध घुसपैठियों को निकालने की भी जब बात होती है तो ममता दीदी ही सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती है, और ममता सरकार ने इस चीज को दिखाया है। और कैसे वो कहते रहिए कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। साथ ही साथ आपको मैं और बता देता हूं, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मैं आपके सामने भी चर्चा करता हूं। कई बार गृह मंत्रालय ने लिखा है इस चीज को कि आप मुझे जमीनें दीजिए। जो फेंसिंग का, जो बांग्लादेश से लेकर जो फेंसिंग करने की जो बात बची हुई थी, हाँ, बॉर्डर को, उसमें कुछ चीजें बची हुई थी जिसको ममता सरकार वहां पे जमीन मुहैया नहीं करा रही है। ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो घुसपैठियों को लेकर ममता दीदी जानी जाती है। एक मैं आपको संदर्भ याद दिलाना चाहूंगा, 2006 का वो विषय है जब ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर के पास, उस समय सांसद हुआ करती थी, लोकसभा स्पीकर के पास एक मंच को फाड़ कर फेंका था और बताया था कि जिस तरह से
कम्युनिस्ट लोग यानी सीपीआई-एमएल जिस तरह से यहाँ पे सब में घुसपैठियों को बसाकर उनको वोट के तहत इस्तेमाल करती है, ये उसके प्रूफ है जिसको उन्होंने फाड़ कर फेंका भी था। एक ममता दीदी उसी काम को कर रही है, क्योंकि ये जो रक्त रंजिश की जो भूमि बना रखा गया है बंगाल को, उसको आजाद कब मिलेगा, उसको आजादी कब मिलेगी। दूसरी बात, जो आज उनके कार्यालय पे जो छापा पड़ा है, उस छापे में कुछ ऐसे संदिग्ध वस्तुएं मिल सकती थी जिसको लेकर वो फरार हो गई ममता दीदी, और अब बैकफुट पे आकर ठीक है। वो प्रदर्शन ओम जी बने हुए हैं। मैं समझती हूँ। ओम जी जरा बताइए, आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना और आज जिस तरह से ईडी दबेने के लिए पहुंची प्रतीक जैन के घर पर, आईपैक ऑफिस पर, उसके बाद खुद राज्य का जाना माना चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी मौजूद हैं। ऐसा इन फाइलों में क्या था कि ममता बनर्जी को खुद आगे आना पड़ा, घर पहुंचना पड़ा और ये फाइलें लेकर वो बाहर निकली, उसको बचाते हुए दिखाई दी? ओम जी अनम्यूट कर दीजिए मोबाइल। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ बोलिए। देखिए नीतू गुप्ता जी, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है, जो भी चीज आज सारा दिन में हम लोग देखे न्यूज़ों पर, ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई भी ब्लू फाइल, ग्रीन फाइल, कोई एक पन्ना हो या कोई किताब हो या कोई सब चीज हो, हाँ। कोई भी राज्य की मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, अगर कहीं पर ईडी अपना रेड कर रही है, अगर वो एरिया को ईडी कॉर्डन करके अपना रेड को चालू कर रही है, वहां पर कोई भी इस तरह से घुस के कोई भी फाइल, कोई भी कागज लेके निकल सकता है और ईडी उसको कुछ बाधा या उसको इस काम को अंजाम करने से रोकती नहीं है? क्या ये ईडी रेड है? अगर कोई आम जनता सीएम के जगह जाता, क्या उसे ईडी घुसने देती? ईडी एक कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई सरकार का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब अपना काम कर रही है देश हित के लिए, हाँ। उसमें कोई भी, वो सीएम हो या कोई नागरिक हो, उसमें अगर छेड़खानी कर रहा है तो ऑन देयर एंड दैट स्पॉट डिसीजन में उनको क्यों नहीं बाधा दिया गया, उनको घुसने कैसे दिया गया? घुस के वो फाइल लेके सबके सामने निकल गई और उसके बाद आज शाम को ईडी हाईकोर्ट में जाने की बात कर रही है। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यहाँ रहा। दूसरी बात जो मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन से पहले हम देखते हैं हर समय बंगाल में, सब समय ये ईडी, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हालात को मुद्दे नजर रखते हुए मुझे ये बात बोलने बाध्य हो रहा हूँ कि हर समय इलेक्शन के पहले ये ईडी का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, हम लोग का सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हम लोग टीवी में देखते हैं, छापा देखते हैं, अरेस्ट देखते हैं, रिकवरी देखते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद जहां जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, वो मुद्दा, वो इन्वेस्टिगेशन, वो सब कहाँ गायब हो जाता है, हम लोग आज तक उसका हल नहीं देख पाते हैं। आज शारदा, नारदा, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, क्या हुआ है सब? आज ये सब कहाँ है? लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में तो चुनाव से बहुत पहले और चुनाव के बाद भी, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, तब भी उस मामले पर जांच चली रही है सर। तो अब तो चुनाव वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें, कर रहा हूँ, हाँ। शारदा, नारदा, कोयला घोटाला, नौकरी घोटाला, जितना भी घोटाला हो, सब पर बस इन्वेस्टिगेशन का ही हम लोग, ये जो फिल्म हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच रही है, क्या हो रहा है, ये हम लोग कोई नहीं जानते हैं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये फिर मुद्दा जो है ये बंद हो जाएगा। इलेक्शन के पहले ही बंगाल में हिंसा की राजनीति, इलेक्शन के पहले ही मंदिर मस्जिद, इलेक्शन के पहले ही रेड, इलेक्शन के पहले ही धरना, सब इलेक्शन के पहले ही है। मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके माध्यम से देशवासी को उठाना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आईवाश है? इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आईवाश है? अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन का रेड चल रहा है तो कैसे कोई भी आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन वहां वो घुस कैसे गई? उनको क्या उनको घुसने दिया गया? क्या उन्होंने घुस के वो स्पेसिफिक फाइल उनको लेके जाने का परमिशन ईडी ने दिया? ये मैं जानना चाहता हूं। राहुल जी जी, क्या वाकई इतना आसान था कि ईडी अधिकारी वहां पर मौजूद थे और ऐसा सिनेरियो बना कि चीफ मिनिस्टर है, जाने दिया जाए, पता नहीं चल पाया कि अंदर क्या होगा, या सब कुछ ये पहले से ही प्लान था? देखिए
प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ दिन हाँ। पहले भी एक इस तरह का रेड पड़ा था और किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने उनको पीटा था और कैसे वो भागे थे अपने जान बचाकर। और ठीक उसी तरह कोई किसी राज्य के कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनके सामने आकर अब उसको अगर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है तो मुख्य दर्शक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गुंडागर्दी क्या नहीं, राज ईडी है। और ये इज मैं नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। हैं जो देखने को मिल रहे हैं, वो ईडी पीएम के न्यायालय सामने कहती भी है, नहीं जिन्होंने नहीं कई बार जुड़ेगी, ममता सीएम सरकार को को छोड़ कटघरे में दीजिए। खड़ा रखा है। और सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर सच में वहां पे ऐसा कुछ नहीं था तो ममता दीदी क्यों गई? उनकी आवश्यकता क्या पड़ गई कि दल बल के साथ पहुंची और वो फाइल ली और तुरंत ठीक निकल है, गई? ठीक है। इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ संजीत कुमार, नेता कांग्रेस, नजर आ रहे हैं। संजीत जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। संजीत जी, आज जो ये कार्रवाई आप देख रहे हैं कि ईडी सुबह सुबह पहुंची प्रतीक जैन के घर पर, जो कि टीएमसी के आईटी सेल हेड है, और उसके बाद आईपैक ऑफिस भी पहुंची है टीम, वहां पर भी कार्रवाई हो रही थी। और लगभग सुबह 11:30 के आसपास सीएम ममता बनर्जी पहुंच जाती है प्रतीक जैन के घर पर, ग्रीन फाइल और हार्ड डिस्क लेकर आती हैं वो बाहर। और यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि ये जो छापेमार कार्रवाई हो रही है ये तो सिर्फ बहाना है और चुनावों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सब कुछ हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात सभी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ईडी, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ईडी और सीबीआई और तमाम ऐसी एजेंसियां केंद्र की निश्चित रूप से राजनीतिक हथकंडे को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंट बन करके, और ये तो एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन करके उन्होंने वो काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर एजेंसी है, उनके गुण के आधार पर, उनके मेरिट के आधार पर हम उनकी आलोचना तो हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीफ मिनिस्टर को वहां से किसी भी साक्षी को अपने आप को छेड़छाड़ करना, मैं समझता हूं, मेरी नजर में यह उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसी को इंटरप्शंस करना मेरी नजर में उचित नहीं है। और ये मानती है कि अगर कोई एजेंसी है, गुण दोष अगर आपको लगता है तो आप जुडिशियल ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, आप हाईकोर्ट जाइए और बताइए कि हमारे ये जो काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कई मामलों में एजेंसीज को इंटरवीन किया है और उनको कहा है कि आप उनको, और उनको गाइडलाइंस दिए हैं। हाँ। तो मैं समझता हूं अगर टीएमसी को कोई समस्या है तो उनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। तो कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया, और बड़ी बात यह है कि संजीत जी आप कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का गठबंधन रहा है और ममता बनर्जी इस तरह से काम कर रही हैं, सवालों के घेरे में आ गई कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की गई। खैर, ओम जी के पास आते हैं। ओम जी, ठीक है, आपने कहा, जिस तरह से आपने बताया कि ईडी के अधिकारी वहां पर थे, कैसे जाने दिया गया, लेकिन सवाल तो ये कि वो तो हार्ड कॉपी लेकर गई हैं। अगर वाकई उसमें कुछ ऐसा गोपनीय था तो सॉफ्ट कॉपी तो कंप्यूटर में रहता है, वहां से भी डिटेल्स निकल सकती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज तो दिख रही है ना कि कुछ तो ऐसा था कि ममता बनर्जी यहां तक नहीं सोच पाई कि फाइल के अलावा भी सॉफ्ट कॉपीज होती हैं कंप्यूटर में। और अगर ऐसा ही है जो आरोप लगा रही हैं वो कि चुनाव की जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपीज से भी निकाली जा सकती है फिर तो। देखिए, जैसे कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उस फाइल में क्या क्या हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी था। मैं जो भी न्यूज, वो तो अभी किसी को भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था। जो भी मैंने न्यूज में देखा और मैं जाना, और उसमें मुझे पता चला कि उनमें कुछ फाइलें और कुछ हार्ड डिस्क भी कुछ हार्ड डिस्क भी था जो उन्होंने कैरी आउट करके ले गए। तो देखिए, उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है ही कि उसमें ऐसा क्या था कि एक राज्य के सीएम को खुद चल के जाके वो वहां पर घुस के किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इंटरवीन करके वो फाइल उठाकर और इतना इजीली वहां से निकल जा रही है, और वो फाइल को दिखा भी रहे हैं स्पष्ट करके कि हाँ, मैंने इस फाइल को वहां से निकाल कर आया। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें ऑलरेडी पैदा करता है, सिर्फ और सिर्फ सीएम के खिलाफ नहीं, ईडी के खिलाफ भी। और मैं एक देश की नागरिक, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मैं ये बात को मानता हूं कि जो भी आज हुआ, मुझे तो लगता है ये केवल और केवल वोट के पहले, इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये एक आई वॉश है कि किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन जो आई वॉश कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है आई वॉश?
ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि आप लोगों ने हम लोगों ने सुबह से देखा कि सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार के इशारे पे ये काम कर रही है। तो अगर ये इशारे पर काम नहीं कर रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि शारदा नारदा नौकरी घोटाला, कोयला घोटाला, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज उस सब में आज एक चार्जशीट तक नहीं है, एक आरोप तक नहीं है, कोई आरोपी साबित तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या हो रहा है उस सब केस में? सब कुछ केस, सब कुछ मुद्दा सब इलेक्शन के पहले ही, जैसे ही इलेक्शन आता है, वो एमपी हो, एमएलए हो या पंचायत हो, हम लोग देखते हैं कि ईडी घूमना चालू कर देती है, सीबीआई घूमना चालू कर देता है, हर जगह छापे पड़ना चालू हो जाता है। लेकिन हाँ, हो अगर कोई ठीक गलत है। कर रहा है, अगर ठीक है, मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ, फिर संजीत जी के पास जाऊंगी मैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ बंगाल को देख रहे हैं, आप दिल्ली को भी तो देखिए। दिल्ली में भी तो छापा पड़ा, तो वो तो लाइमलाइट में नहीं आया। बंगाल में इसलिए लाइमलाइट में आ गया क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है। एग्जैक्टली, क्योंकि बंगाल में ये चुनाव से पहले ही होता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये सिनेरियो सेट किया गया ना सीएम की तरफ से कि वो फाइल लेते हुए आ रही हैं, मीडिया के सामने बता रही हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे स्ट्रैटेजी जो है वो लीक करने की कोशिश ईडी कर रही है। नहीं, सबसे पहली बात कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें कुछ भी फाइल अगर है, जैसे कि वो बता दे कैंडिडेट लिस्ट या कुछ भी हो, वो उनकी पार्टी मेन कार्यालय हेडक्वार्टर्स में नहीं होकर किसी एजेंसी या किसी थर्ड पार्टी के ऑफिस में क्या कर रहा है, ये तो प्रश्न है ही है। इसमें तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर उनके पार्टी के निजी कागजात हैं, हाँ। वो उनके पार्टी के हेडक्वार्टर पे नहीं होके उनके बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जायज है। ये सवाल ये है कि वाकई अगर इतना सब कुछ हो रहा है, उनको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी की फाइल है, लीक हो जाएगी, तो ये प्रतीक जैन के घर पर क्या कर रही है? मैं आऊंगी, मैं राम प्रकाश जी से इसका आंसर जानूंगी। संजीत जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई में इंटरप्ट कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ईडी को ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज करके इंटरप्शंस के लिए उनकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ईडी नहीं करती है एफआईआर दर्ज, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी कह रही है कि हमारे काम में दखल दिया गया। हाँ, तो निश्चित रूप से ये इंटरप्शन है। अगर वो इंटरप्शन है तो निश्चित रूप से उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसमें हाईकोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है उनको। अगर किसी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई इंटरप्शन है तो उनको हाईकोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है राम प्रकाश जी, इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कॉल्यूजन है। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो स्ट्रैटेजी की फाइल, अगर अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ये स्ट्रैटेजी की फाइल थी, सीक्रेट स्ट्रैटेजी इसमें थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसको ममता बनर्जी बता रही हैं, अगर उसके आधार पर, तो ये फाइलें प्रतीक जैन के घर पर क्या कर रही थी? ये तो ऑफिस में होनी चाहिए। हाँ, अगर आईपैक ऑफिस से ये फाइलें मिलती तो शायद सवाल ये होता कि वो तो भैया फर्म ही वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए या फिर चुनाव में किस तरह से कैंपेनिंग करनी है उसके लिए वहां पर स्ट्रेटेजी तैयार होती है। तो ये फाइल अगर वहां से मिलती तो एक बात समझ में भी आता कि फाइल आईपैक ऑफिस से मिली है, लेकिन फाइल तो प्रतीक जैन के घर से मिली है। आईपैक प्रतीक जैन उसके हेड हैं, ठीक है, तो वो कुछ कार्य करने के लिए अपने घर पर भी ले गए हैं फाइल। ये तो कोई बात नहीं है। हेड को तो जो ऑफिस से 24 आवर्स ऑफिस में काम से समय जितना चाहिए उससे समय नहीं था, तो अपने घर में ले जाके काम करने के लिए ले गए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको हमारे राज्य सरकार ने उनको कार्यभार दिया है जिसके लिए वो पेड है, तो वो अपना कार्य करने के लिए अपने घर में ले गए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोग ईडी के काम में दखल दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। बड़े दुख लगता है। आप जिस आदमी का नाम ले रहे हैं वो जब तक टीएमसी में थे तो नारदा स्टीयरिंग कार्ड में यही भारतीय जनता पार्टी वाले दिखाने वाले थे कि नारदा स्टीयरिंग कार्ड के 5 करोड़ रुपए का गिनती कर रहे हैं। वो भी टेबल पर ऑन कैमरा दिखाया गया था। जैसे ही उनके दल में आ गए वो कोल्ड स्टोर में चला गया उस पे ईडी का। तो क्या ईडी पर क्या विश्वसनीयता है? जो कांग्रेस में जब तक थे असम के चीफ मिनिस्टर,
तब तक उन पर शारदा का चिटफंड का घोटाले पर घोटाला का ईडी और सीबीआई लगी हुई थी। जैसे ही उनको भाजपा में उनको ले लिया गया तो सारा वो भी कोर्ट सोच, तो ईडी और सीबीआई पर ठीक है, ठीक नहीं है। है। राहुल जी क्यों लगता है आपको कि इलेक्शन की वजह से डर है, इसी वजह से ममता बनर्जी की बौखलाहट आई? राहुल जी का एक और जवाब सुन लीजिए। बोलिए। राहुल जी ने बोला, बड़े दुर्भाग्य से के साथ कहता हूं कि कुलदीप सेंगर जो इनका विधायक है, जिसने नारी बलात्कार करते उसके घर तक पर, और कहते हैं कि हमारी यहाँ पर कहते हैं तो पहले अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी किनको माला पहना रही है। नहीं राम प्रकाश जी, अब तो वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में है नहीं कुलदीप सेंगर, और दूसरी चीज जमानत पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है, तो मसला यहाँ पर ये उठता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया देते हैं, किंतु पहले तो लिखा। हाँ, तो ठीक है। पहली बात तो अब तो वो बीजेपी के भी नहीं हुए, तो ये क्वेश्चन उठाना तो यहाँ पर जायज नहीं है। महाराष्ट्र वाले केस में जो महाराष्ट्र वाले केस में जो नारी डॉक्टर लेडीज डॉक्टर के ऊपर में बार बार सामूहिक बलात्कार हुआ, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? दुर्भाग्य है ऐसे आदमियों को बोलने पर कि ठीक है राहुल जी, निम्न श्रेणी में इनकी राजनीति आ गई। राहुल जी ये अंधे होते हैं। देखिए, ये जो पांडे जी जो हैं वो शायद भूल जा रहे हैं कि इनके राज्य में एक महिला डॉक्टर के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था, और उसके बाद ममता सरकार की क्या स्थिति हुई थी, और ममता सरकार हमेशा उन गुंडों को बचाने के लिए प्रयास स्टेट संभाले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो मामला आप उठा रहे पांडे साहब, ये दोनों स्टेट्स का है। आप जो महाराष्ट्र का कर रहे हैं तो फिर हम पश्चिम बंगाल को भी दरकिनार नहीं कर सकते। बहरहाल इस टॉपिक पे आने से पहले आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करें तो ज्यादा सही है। राहुल जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ममता बनर्जी को इलेक्शन में हारने का डर है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल लेगेसी रही है वो किसके ऊपर आधारित है ये जग जाहिर है, और किस तरह से वो खास करके चुनाव आयोग को भी जिस तरह से निशाना बना रही है और जिस तरह से डरा के धमकाकर अपने पाले में लेने का प्रयास करती है गेंद को, वो तो जग जाहिर है। जो नाम कट रहा है उसमें भी उनको बेचैनी है, ईडी के छापे पड़ते हैं उसमें भी उनको बेचैनी है। अगर आप सच में सही हैं तो फिर ममता दीदी को एक सामान्य से व्यक्ति के घर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और वो फाइल लेकर क्यों वैसे तो वो सामान्य थे नहीं, वो IT सेल के हेड है, तो वो सामान्य तो है नहीं, आईपैक के वो डायरेक्टर भी हैं जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री को ये क्या शोभा देता है दल बल के साथ वहां पहुंच जाए और फाइल लेकर निकल जाए? आप सामना कीजिए ना, अगर आप सच में नापाक हैं तो फिर आपको उसका सामना करना चाहिए। और ममता दीदी आपको लगता है ममता बनर्जी को डर था कि कुछ ऐसी बातें लीक हो जाएंगी? कहीं कोई बहुमत नहीं है। आप लोग कह रहे हैं, मैं JP नड्डा का स्टेटमेंट अभी सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि घुसपैठिए जो है वो बंगाल में सुरक्षित है। तो आपको लग रहा है क्या इन सब चीजों को लेकर ही? हाँ, इसमें क्या शक है? घुसपैठियों के लिए जितना लड़ रही है ममता दीदी, जितना ममता सरकार लड़ रही है वहां उतना कोई लड़ रहा है क्या? ममता सरकार तो जब BSF को जब 50 किलोमीटर के दायरे में हक दिया जा रहा था उस समय सबसे ज्यादा प्रतिकार कर रही थी इस बिल का। तो ममता दीदी तो इस चीज को प्रूफ कर रही है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? तो जग जाहिर नजर के सामने दिख रहा है वो। ठीक है राम प्रकाश जी, क्या बंगाल इस वक्त घुसपैठियों के लिए सुरक्षित हो चुका है? बड़े दुर्भाग्य के साथ आपने ये प्रश्न बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि गृह मंत्रालय जिनके पास है, CIF जिनके पास है, BSF जिनके पास है, हर केंद्रीय बल जिनके पास है, उनकी क्षमता नहीं है कि उसको निकाल पाए। नहीं, वो लोग तो SIR करवा ही रहे हैं सर, कि अगर कोई फर्जी वोटर्स है तो वो फिर लिस्ट में नहीं आएगा, वो वोट भी नहीं कर पाएगा। घुसपैठिया देश के लिए जब हानिकारक है तो गृह मंत्रालय किसके पास है? किसको निकालना चाहिए? वो तो भी देश की हानि पहुंचा देगा। गृह मंत्रालय हमारे पास तो नहीं है, दे दे हमें दायित्व की, निकाल के दिखाओ। नहीं तो अपनी विफलता का ठिकरा दूसरे पर मत फोड़िए, खुद की विफलता। अमित शाह जी विफल है, वो ठिकरा राज्य सरकार को मत फोड़े कि इतना किलोमीटर जो दिया वहां तो करने का पाए काम, जिनका काम है दूसरे पर ठिकरा फोड़ना। नहीं, लेकिन पांडे साहब ये भी तो बताइए ना, बंगाल में SIR हो क्यों रहा है, या दूसरे स्टेट में SIR क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग ने जिन 12 स्टेट्स को कहा है कि यहाँ पर SIR होगा, तो SIR हो क्यों रहा है? वो तो फर्जी लोगों के लिए हो रहा है ना, कि फर्जी लोगों को लिस्ट से हटाया जाए और सही कैंडिडेट वोट करे, तो ऐसे में तो पता चल जाएगा ना कौन कहाँ छिपा हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा बोला SIR हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में भी SIR होगा, क्या? सब हो ही रहा है।
हम उसकी विधि की तरीके पर बोल रहे हैं, किस टाइम पीरियड पर हमने बोला है। ये तो नहीं बोला कि ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत है। नहीं, आप ही लोग थे सर जो विरोध कर रहे थे। अब आप ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि गलत उसमें फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, कम समय है, ये सारी बातें आप ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम ही नहीं केवल कर रहे हैं, इनके ही हैं अनंत जी महाराज जो कुछ बिहार के राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट अच्छे से सुन लीजिए। और क्या बोला उन्होंने कि वहां के भूमि पुत्र जो है नॉर्थ बंगाल के, उनको राजवंशी बोला जाता है, उनके फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आई है। सांसद इनके हैं। हाँ, तो चुनाव आयोग कह तो रहा है कि जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई छूट गया है तो वो भी भर सकता है और फिर वेरीफाई होगा तो फिर आगे पता चलेगा। अनंत महाराज ने जो राज्यसभा के सांसद ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओम जी मुझे ये बताइए, ये जितना सिनेरियो बनाया गया, नहीं आप उस स्टेटमेंट को कह रहे हैं तो यहाँ तो चुनाव आयोग तो एक और मौका दे रहा है ना कि अगर कोई छूट गया है तो वो दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकता है, फिर उस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा अगर कोई छूट गया है। ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ठीक है, 14 फरवरी तक अभी समय है इस पूरे मामले में। लेकिन मुझे ये बताइए ओम जी, जो ये सिनेरियो सेट किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है सीबीआई हो ईडी हो ये बीजेपी के शय पर काम करती है, अब ये स्थिति ऐसी हो गई है कि इस बॉडी को बिल्कुल बदनाम कर दिया गया और लगातार यही कहा जा रहा है, कहीं पर भी एक्शन होता है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता है कि सीबीआई और ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शय पर काम करती है। ओम जी, ओम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैडम। हाँ ओम जी, सवाल ये है कि लगातार काफी समय से जहां जहां ईडी या सीबीआई की कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि ये जो कार्रवाई है वो बीजेपी के शय पर हो रहा है और आज ऐसा सिनेरियो सेट हो गया है कि ईडी की कार्रवाई पर अब खुद दूसरे जगह के चाहे चीफ मिनिस्टर हो या पॉलिटिकल पार्टी हो वो ये कहते हैं कि हमें इस कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। मतलब वो बॉडी जो कि किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती है, लेकिन उस बॉडी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि उस पर भरोसा करे या ना करे। देखिए, वही बात तो मैं आपको थोड़ा देर पहले भी मैंने आपके सामने रखा। हाँ। कि प्रश्न चिन्ह जो उठ रहा है ये तो बाध्य है उठना। आज मैंने भी ये प्रश्न उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि ये जो सारे इन्वेस्टिगेशन होती है, सीबीआई हो ईडी हो, इतना घोटाला जो सरेआम हम लोग देख रहे हैं, इतने इतने रुपए हमारे नेताओं के घर से मिलता है, इतना घोटाला सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ कार्रवाई के नाम पे बस इन्वेस्टिगेशन हम लोग देख पाते हैं। उसके अलावा कोई चार्जशीट, कोई रिपोर्ट, कोई कमीशन के द्वारा दायर किया हुआ कोई मामला, कुछ भी हम लोग हकीकत में सामने आते हुए देख नहीं पाते हैं। और ये सब कुछ जो सिनारियो, ये कोइंसिडेंस है या प्लानिंग मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालांकि ये सब कुछ इलेक्शन के जो तो पहले होता है, इसीलिए आम जनता के साथ साथ पॉलिटिशियंस तो बोलेंगे ही, लेकिन आज आम जनता भी ये प्रश्न उठा रही है कि क्यों, क्या ये सब कुछ आईवाश है सिर्फ? क्या ये सब इलेक्शन के पहले वोट की राजनीति के लिए आईवाश है, या सही में अगर कुछ है तो अगर किसी के खिलाफ कोई भी कुछ है तो उसको चार्जशीट दायर करके मामला को, कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? लेकिन आप ये जो कह रहे हैं, आपको पार्थ चटर्जी वाला भी मामला याद होगा। उस मामले में तो कानूनी कार्रवाई हुई थी और उसमें भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया था सर। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जुर्माना और जेल दोनों हुआ। मामला का आगे क्या हुआ? जुर्माना और जेल क्या हुआ? अभी वो इंसान जो भी है वो जुरिडिक्शन के तहत हुआ, जो भी हुआ, मैं उस पर नहीं बात उठा रहा हूँ, लेकिन वो इंसान आज बेल पर है। उसके बाद उस मामला में आगे क्या हुआ? वो मनी कहां से आया, किसका था, किसने दिया, क्या हुआ, किसके लिए आया था, क्या वो नौकरी के लिए आया था या किसी और के चीज के लिए आया था? हम आम जनता क्या चाहती है? आम जनता रिपोर्ट चाहती है, आम जनता चार्जशीट चाहती है। नहीं तो वो तो उसमें आरोपी पाए गए थे, गिरफ्तारी तो हुई थी उनकी, तो अब कहां तक एक्शन होना चाहिए? हाँ। आगे क्या हुआ? बस एक आदमी को लेके आप हिरासत में रख दिए, उसके बाद आज उनको भी माननीय अदालत ने उनको बेल दिया। क्यों बेल दिया? उनके खिलाफ सब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तभी नहीं वो आज बेल में है। तो उस कार्रवाई में आगे क्या हुआ? सिर्फ पार्थ चटर्जी या कोई सिंगल पर्सन ही तो एक घोटाले के लिए मतलब आरोपी नहीं हो सकता। और भी कोई होंगे, और भी बहुत लोग होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग होंगे, कुछ विदाउट पॉलिटिकल लोग होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ आम जनता होंगे। सर आपको याद होगा शराब घोटाला मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, सब एक एक करके नेता जेल पहुंचे सर, तो वहां पर भी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई थी।
और उसमें तो पता भी चला था कि कहाँ विदेश से पैसा आया है, किन किन के पास पैसा लेकिन आया, यहाँ गोवा पता चुनाव चला क्या में मैडम, पाया गया। यहाँ शारदा में नारदा जो स्टिंग ऑपरेशन जो बीजेपी के द्वारा ही ऑपरेटेड किया गया था, डिस्प्ले आउट किया गया था, उसका इन्वेस्टिगेशन आज कहाँ पहुंचा है? नहीं कुछ ठीक है, मैं ये चीज ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी नारदा बात, इन्वेस्टिगेशन लेकिन कहाँ जहाँ पहुंचा है? जहाँ इन्वेस्टिगेशन आज पूरा हो जो जाता नौकरी घोटाला, है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन सर पूरा हो जाता है वहां तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठता, लेकिन जहाँ इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन केसेस उठते हैं। अगर परसेंटेज में ऑडिट में हम लोग रेशियो में आए, मैक्सिमम केसेस आर पेंडिंग मैडम। दैट्स व्हाई हम लोग आज इस प्रश्न को उठाने के लिए ठीक है संजीव जी, बाध्य हो रहे हैं कि क्या ये सब आईवाश है या नहीं। अगर ऐसा ही है तो नेशनल हेराल्ड का मामला तो काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें लगातार कई बातें भी आ रही हैं, जितने भी लोग इसमें सामने आए उनसे एक एक करके पूछताछ भी हुई है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। नेशनल हेराल्ड के अलावा और ये दिल्ली के अलावा और कुछ बोल सकती हैं? नहीं, अरे चूंकि सर बंगाल में आप अभी हूं, नहीं, आपने और भी मैं बोला, बंगाल आपने के- भी बोला, लेकिन मैं तो ईडी की कार्यशैली की बात नहीं करी, मैं ईडी कुल मिलाकर एक आम जनता, इस वक्त उसके अंदर ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि ईडी किसी पार्टी के कहने पर चलती है, ईडी पर भरोसा क्वेश्चन मार्क हो गया। मेरा सवाल तो यही था कि आज नहीं, अगर आपका किसी सवाल मामले में एकदम ईडी सही कार्रवाई है। करती है सर, तो लोग यही समझते हैं कि ईडी पता नहीं किस तरह से काम कर रही है, ईडी सही तथ्यों पर काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, चाहे इसके पीछे कोई हो, लेकिन कटघरे में ईडी और सीबीआई आ जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आते हैं। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, हमारे ठीक है देश की संजीव एक जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट संजीव जी, देखिए नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राउज एवेन्यू की अदालत ने क्या कहा? राउज एवेन्यू की अदालत ने कहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण है और आज तक और अभी तक सीबीआई ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य लोगों के खिलाफ कोई प्रामा फेसी एविडेंस जुटा नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से देखिए, जब एफआईआर दर्ज होती है तो एक सेंसेशन होता है भारत की मीडिया, भारत की समाचार पत्र और भारत के लोगों की नजरों के अंदर, और तमाम लोग टीवी डिबेट्स में उस व्यक्ति के ऊपर लानत मलानत करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जब बाद में होता कुछ नहीं है। सीबीआई ने 2G कोल के मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की, यहाँ और भारतीय जनता पार्टी एवं तमाम लोगों ने उनके ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर तक के लोगों ने इस्तीफा दिया। बाद में स्थिति क्या हुई? बाद में सभी लोग बरी हुए, और आज तक मैं कह रहा हूं, आज 11 वर्ष बीत गए, आज तक उस 2G केस के अंदर भाजपा की सरकार ने अभी तक उसमें कोई भी एविडेंस इवन की हाईकोर्ट के अंदर पेश भी नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं जल्दी से सर कि जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर सेंट्रल एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी घटी है, और निश्चित रूप से न सिर्फ घटी है बल्कि प्रामा फेसी स्टैब्लिश होता है कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों को अपने एजेंट के रूप में दुरुपयोग करती है। ठीक है, लेकिन बंगाल में राम प्रकाश जी मुझे बताइए, बंगाल में जब भी ईडी की टीम पहुंची है इसी तरह का बवाल हुआ, इससे पहले हमला कर दिया गया बंगाल में ईडी अधिकारियों पर, और अब उनसे कॉपीज छीन ली जा रही है, फाइल्स छीन ली जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? ऐसा है कि आपको सीधे बताइए, ईडी अपनी ठीक प्रोसेस में अगर आके इंक्वायरी कर रही है तो उसे कोई रोकेगा नहीं, किसी बंगाल के कोई नहीं, किंतु उनकी वो खुद ऐसा इंक्वायरी करने और ऐसा रूप धारण करके आ रहे हैं कि वो संदिग्ध है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, हम किसी की गुलामी में जी रहे हैं, हम गुलाम देश के रहने वाले हैं, हम पर प्रहार करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका विरोधिता होगा, पॉलिसी नहीं जाएगी, हम उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि हमारी पश्चिम बंगाल की जो भूमि, चलिए कुल मिलाकर देखिए, अब तो ईडी की टीम जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है, और अब देखना यही है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, और खबर ये मिल रही है कि कल इस पूरे मसले पर सुनवाई हो सकती है कोलकाता हाईकोर्ट में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत करीब है, और अब ये वक्त वो आ गया है जब हम देखेंगे कि कुछ समय बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कब से कब तक कितने चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले ईडी की एंट्री एक बार फिर से सियासी बवाल मचा चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।